एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं, उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, और उसके स्कोप्स को हमने पढ़ा था, समझा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीशन क्या होता है, और एरर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में एरर्स के टाइप्स पढ़े। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो क्या है इम्प्योरिटीज़? An unwanted chemical, even in small amount, may influence and affect the safety of the pharmaceutical product called impurity। मतलब एक ऐसा अनवांटेड केमिकल जो कि बहुत सी छोटी सी अमाउंट में भी अगर आ जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन में तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी सेफ्टी को। उसको हम नाम देते हैं क्या? इम्प्योरिटी। ठीक है। फिर क्या सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो देखते हैं। द इम्प्योरिटी इन द ड्रग सब्सटेंस मे बी obtained फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज विच आर सेम रेफरेंस प्रोडक्ट। Several factors such as heat, light, moisture, pH interaction with packaging material are responsible for causing impurity in the final product। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ कैसे आती है हमारी ड्रग सब्सटेंस में, जैसे कि जो हमारी ड्रग सब्सटेंसेस होती है वो हम ऑब्टेन करते हैं बहुत वेरियस सोर्स से। ठीक है। तो उनके जो सेम रेफरेंस प्रोडक्ट जो हमारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है हीट की वजह से। अगर हमारे प्रोडक्ट जो है हीट सेंसिटिव है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी, लाइट सेंसिटिव है तो आ जाएगी, मॉइस्चर सेंसिटिव है उसके अंदर अगर मॉइस्चर आ जाता है तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाएगी तो इम्प्योरिटी आ जाएगी। पीएच इंटरेक्शन हो जाता है, अगर उसका पैकेजिंग मटेरियल के साथ वो रिएक्ट कर जाती है तो इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी वो। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सोर्सेज है जिनसे इम्प्योरिटीज़ हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है। फिर क्या रीज़न फॉर इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आती क्यों है, वो तो थे सोर्स मतलब इम्प्योरिटी किस किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट में सोर्स क्या है उसका, कहाँ कहाँ से आती है, ये रीज़न कि क्यों आती है। ठीक है। ये क्या क्या है? पहला है रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर। जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, तो उसकी वजह से क्या कई बार इम्प्योरिटीज़ हमारे प्रोडक्ट में आ जाती है क्योंकि वो रॉ मटेरियल ही क्या होता है, सही नहीं होता है। ठीक है। तो उस रॉ मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं तब हम ध्यान नहीं देते और वो रॉ मटेरियल ही ख़राब होता है जिसकी वजह से हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। फिर क्या फॉर्मुलेशन रिलेटेड इम्प्योरिटी, जब हम किसी भी फॉर्मुलेशन को फॉर्म कर रहे होते हैं उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटी, जो हम जानते ही हैं जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है अलग अलग। तो क्या हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन उस गैसेस के साथ अगर कई बार रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट की वजह से या मॉइस्चर एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो क्या हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आती है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। फिर क्या डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोसेस, जब हम हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको बनाने में, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। वो प्रोसेस ही ढंग से नहीं हुआ या फिर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई या हमने जो प्रोसेस के जो स्टेप्स थे वो ढंग से फॉलो नहीं किए, तो उसकी वजह से भी क्या इम्प्योरिटीज़ आ सकती है।
फिर है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन थी उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है, इम्प्योरिटीज आ जाती है, उसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। फिर है माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या इम्प्योरिटी है। फिर क्या इम्प्योरिटीज़ ड्यूरिंग स्टोरेज, जब हम उसे स्टोर करके रखते हैं, अगर हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, जो उसकी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो जिसकी वजह से भी क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। फिर एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजलेस मटेरियल, अगर हम हमारा जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है जो हमें यूज़ करना चाहिए था हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, उसकी जगह एक्सीडेंटल, मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया लेकिन एक्सीडेंटली हमने उस ड्रग की जगह कोई दूसरी ड्रग यूज़ कर ली, तो क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या आ गई, इम्प्योरिटीज़ आ गई। ठीक है। फिर क्या अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, जो हमें प्रोडक्ट था, एक्चुअल जो प्रोडक्ट था उसको चेंज करके हमने कोई दूसरा प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से क्या आती है, इम्प्योरिटीज़। हम कोई दूसरे अपने बेनिफिट्स के लिए या फिर एक्सीडेंटली, इसके चैप्टर हमने हमारे उसमें फार्माकोग्नोसी में डिटेल में पढ़ा है, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आप वहाँ हमारी वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 हमारा, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है अडल्ट्रेशन क्या होता है, नहीं तो मैं हमारी ये जो वीडियो है वो पिन कर दूँगी। ठीक है। फिर लिमिट टेस्ट, तो लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव test designed to identify and control small quantities of impurities which is likely to be present in the substance and compare it with standard। मतलब हम लिमिट टेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या एक क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ की जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, हमारे पास होता है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं ये लिमिट टेस्ट के अंदर कि ये लिमिट के अंदर है या लिमिट से बाहर है। लिमिट के अंदर होगा तो हमारा जो सैम्पल का जो टेस्ट है वो टेस्ट पास हो जाएगा, नहीं होगा तो सैम्पल का टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, हमें लिमिट टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नीड है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लिमिट टेस्ट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, लिमिट टेस्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि इसके अंदर कोई हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल इम्प्योरिटीज़, मतलब हम फाइंड कर सकें कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है ऐसे सब्सटेंस की जो हमें अवॉइड करने चाहिए या नहीं भी अवॉइड करने चाहिए, इम्प्योरिटीज़ वो पता लगा सके। ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लिमिट टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से, सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, क्या है, अ टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी आइडल इफ इट इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इम्प्योरिटीज, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रिंसिपल आर ऑलवेज बेनिफिशियल, मतलब जो टेस्ट होता है वो जो हम कंसिडर्ड करते हैं वो बिल्कुल आइडियल होना चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए उस इम्प्योरिटी के लिए, और क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रिंसिपल इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कि जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिस भी इम्प्योरिटीज़ के लिए वो हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए, हमने उसके लिए परफॉर्म किया वो तुरंत रिजल्ट दे, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें गलत रिजल्ट शो कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी। ठीक है। Next point is sensitivity of the test. A number of factors such as precipitating agent, duration of the reaction and temperature influence the sensitivity of most of the test. मतलब जो हम टेस्ट परफॉर्म कर ले वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए कि वो उसी टाइम रिएक्ट करे। हम जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ कुछ हमारे क्या होते हैं, सैम्पल्स होते हैं हमारे, तो वो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे प्रिसिपिटेटिव एजेंट जब होती है रिएक्शन के दौरान, तो उसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी सेंसिटिविटी
ऑफ द टेस्ट को, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, सेंसिटिविटी टेस्ट को हमारे मेंटेन करके रखें। फिर क्या, कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर, इसमें क्या था, पर्सनल एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ इम्प्रिसाइज टर्म फॉर द टेस्ट में एक्सटेंड फ्रॉम द विजिबल रिएक्शन शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइज। मतलब हम पर्सनल एरर्स को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अब हम इम्प्रिसाइज टर्म को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और टेस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं कि उसके अंदर हम विजिबल रिएक्शंस देखें ताकि हमें क्लियरली डाटा और प्रिसाइज डाटा मिले। ठीक है। फिर है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो क्या है हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ना एक लिमिट टेस्ट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर से पूछा जाएगा। तो लिमिट टेस्ट हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो लिमिट टेस्ट हमारे कौन कौन से सिलेबस में है, एक लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन सिल्वर नाइट्राइड एंड सॉल्युबल क्लोराइड टू प्रोड्यूस which is insoluble in dilute nitric acid which makes the solution turbid. The extent of the turbidity depends upon the amount of chloride present in the substance as compared to standard turbidity reduced by the addition of silver nitride to the standard solution of presence of known amount of sodium chloride. मतलब क्या है, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब ये इसका मतलब क्या है, मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले बेस्ड होता है हमारे सिल्वर नाइट्राइड की और सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन पे। तो हम क्या करेंगे, हम सिल्वर नाइट्राइड लेंगे और सॉल्युबल क्लोराइड लेंगे। दोनों ही क्या होता है, इनसॉल्युबल होता, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। तो वो क्या करेंगे, जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या होता है हमारा टर्बिड हो जाएगा, मिक्स नहीं होता इजीली, मिक्स नहीं होते, तो वो क्या होता है टर्बिड। हमारा जो सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में होगा उसमें वो क्या होता है मिल्की मिल्की सा हो जाएगा, तो क्या होता है टर्बिडिटी शो करता है। तो क्या होता है, जो हमारी टर्बिडिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारा अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड टर्बिडिटी से। एक हमारे टेस्ट ट्यूब में हमारा होगा हमारा टेस्ट सैंपल जो हमने टेस्ट किया है, और एक में होगा स्टैंडर्ड जिससे हम उसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, रिड्यूस बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और जो इसकी जो टर्बिडिटी है क्या है, रिड्यूस इसमें हो जाती है जब उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोन अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए उससे जो हमारा टेस्ट सैंपल होना चाहिए उसकी जो टर्बिडिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल। तो रिएक्शन क्या है, क्लोराइड जो इम्प्योरिटीज़ थी उसके साथ हमने रिएक्ट कराया AgNO3। AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, HNO3। HNO3 क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो फिर क्या बना, AgCl। इसने सिल्वर क्लोराइड की PPT दी, जो PPT फिर कैसी होगी, टर्बिड, वाइट PPT ओपेलेसेंस शो कर रही थी। ठीक है, और क्या है, NO3 नाइट्राइट आयंस अलग हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या क्या है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, एक है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मेनली हमारे दो ही पॉइंट्स यहाँ पे डिफरेंट रहते हैं, बाकी के सब हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब खाली ऊपर के ये और ये अलग रहेंगे, बाकी के सारे पॉइंट्स सिमिलर रहते हैं। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन में क्या, डिजोल्व सैंपल इनटू 20 ml एंड ट्रांसफ़र टू नेस्लर सिलेंडर। हमें क्या करना है, सैंपल डिज़ोल्व करना है 20 ml और उसको नेस्लर सिलेंडर में डाल देना है। नेस्लर सिलेंडर एक हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंड्रिकल तो नहीं, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, आपको आपकी लैब में देखने के लिए मिलेगा जिससे हम ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप ज़रूर चेक करना नेस्लर सिलेंडर कैसा होता है। 50 ml का उसका कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र
10 ml of the standard solution to the Nestler cylinder and add 5 ml of water। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 10 ml ऑफ हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे और उसको नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 ml वाटर भी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, add 10 ml of dilute nitric acid and make the volume up to 50 ml। फिर उसके बाद में हम उसके अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे 10 ml और उसकी वॉल्यूम को मेकअप कर देंगे 50 ml, ठीक है। फिर इसमें भी क्या करेंगे, ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड मेक द वॉल्यूम अप टू 50 ml और वॉल्यूम को मेकअप कर देंगे 50 ml तक। इसमें क्या करेंगे, ऐड 1 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। उसके अंदर हम 1 ml 0.1 मोलर का AgNO3 क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्राइड सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी सिमिलर है। फिर क्या करेंगे, स्टर इमिडिएटली फॉर 5 मिनट, अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स एंड विजुअलाइज द सॉल्यूशन अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड। फिर क्या करेंगे, स्टर करेंगे उसको इमिडिएटली और 5 मिनट के लिए उसको क्या करेंगे, अलाउड कर देंगे, रख देंगे, ठीक है, उसको 5 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद 5 मिनट्स के बाद में हम उसे विजुअलाइज करेंगे सॉल्यूशन को ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, स्टर इमीडिएटली फॉर 5 मिनट्स, अलाउड टू स्टैंड इट फॉर 5 मिनट्स एंड विजुअलाइज द सॉल्यूशन अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। फिर क्या, ऑब्जर्वेशन, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया ये सब टेस्ट परफॉर्म करके, तो क्या ऑब्जर्व किया, द इंटेंसिटी ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो हमारी इंटेंसिटी है और टर्बिडिटी है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, जितना उसमें अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। द टर्बिडिटी डेवलप्ड इन द टेस्ट इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड बाय विजुअलाइजिंग अगेंस्ट अ डार्क background। The extent of the turbidity of the test solution is either greater or less than standard solution। मतलब जो टर्बिडिटी डेवलप होगी एक टेस्ट में जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, उसको हम कंपेयर करेंगे, विजुअलाइज करेंगे अगेंस्ट एक डार्क बैकग्राउंड में, और जो एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी है वो टेस्ट सॉल्यूशन की या तो क्या होगी, ज़्यादा होगी या तो कम होगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकाला हमने, इफ़ द टेस्ट सॉल्यूशन इज डिस्प्लेइंग मोर टर्बिडिटी देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन then the sample will fail the test, and if the test sample is displaying less turbidity than standard solution then it will pass the test। मतलब कंक्लूजन क्या निकाला हमने, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो जो टर्बिडिटी को शो कर रहा है, अगर वो टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो हमारा सैम्पल क्या हो जाएगा, टेस्ट को पास कर लेगा। अगर वही टर्बिडिटी अगर हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंक्लूज़न, ये इमेज है, ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है। फिर ये है हमारा क्लोराइड 5 ppm, इसमें हमने ऐड किया AgNO3, यहाँ ऐड करने के बाद में तब ये क्या ऐसा शो हो जाता है, ये टर्बिडिटी है वाइट कलर का, ठीक है। इसमें क्लोराइड की अमाउंट इतनी है 30 ppm, ठीक है। क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच आर सॉलिड पार्टिकल कॉज टर्बिडिटी इन द गिवन सॉल्यूशन। मतलब ये बेस्ड है किसके रिएक्शन पे, सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ की जाएगी, बेरियम क्लोराइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो कि बाद में क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा, जो कि सॉलिड पार्टिकल की वजह से क्या कॉज करता है, टर्बिडिटी कॉज करता है एक गिवन सॉल्यूशन में, टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी की वजह से मिल्कीनेस आ जाती है हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। ये रिएक्शन है हमारी SO4 -2 सल्फेट इम्प्योरिटीज़ है, बैरियम क्लोराइड है BaCl2, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, BaSO4 बैरियम सल्फेट, जो वाइट PPT जो टर्बिडिटी कॉज करेगी, और क्या क्लोराइड आयंस निकल जाएंगे। प्रोसीजर क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर आज द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज पर द फार्माकोपिया एंड ट्रांसफर इन
नेस्लर सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड ले लेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर, एक सॉल्यूशन बना लेंगे जो जैसा कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बना के हम उसे नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टेक 1 मोलर ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन नेस्लर सिलेंडर। तो हम इसमें 1 मोलर हमारा ये ले लेंगे 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या, पोटेशियम सल्फेट, सॉल्यूशन का पोटेशियम सल्फेट ले लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 2 ml हम उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, सेम यहाँ पे ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या करेंगे, डाइल्यूट अप टू 45 ml विद वाटर इन नेस्लर सिलेंडर। उसको हम डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ 45 ml तक, वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, सेम है यहाँ पे भी। फिर क्या, नाउ ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। फिर उसके बाद में हम उसके अंदर डालेंगे 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, यहाँ पे भी सेम है, नाउ ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ठीक है। फिर कीप अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। फिर उसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद उसकी टर्बिडिटी को, ठीक है, सेम है ये भी। इसके बाद में क्या है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, बेरियम क्लोराइड सल्फेट जो कि फ्री होते हैं, अल्कोहल होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट होता है, ठीक है। ये सब मिक्स करके हम बनाते हैं हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द सैम्पल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द टेस्ट solution sample, it should be less than the standard solution, then the sample will pass the test। जो मतलब जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी सैम्पल सॉल्यूशन में वो ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, हमारे टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर तभी वो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या सैम्पल जो है टेस्ट को पास करेगा। फिर ठीक है, ये तो था हमारी ऑब्जर्वेशन। मतलब हमारे जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जब भी पास करेंगे जब उसकी जो टर्बिडिटी है या कलर है या इंटेंसिटी है, जो भी कुछ है वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। कम होगी तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो रीज़न क्या क्या है, अब डाइल्यूट HCl इज़ एडेड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। मतलब हमने जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने डाइल्यूट HCl यूज़ किया, वो क्यों यूज़ किया, वो इसलिए यूज़ किया ताकि हम सॉल्यूशन को एसिडिक बना सकें। और क्या, पोटेशियम सल्फेट यूज़ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। और हमने जो पोटेशियम सल्फेट यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया, ताकि हम हमारे टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। ये हमारा टेस्ट है, देखो उसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन है, फिर ये हमारा बेरियम सल्फेट यहाँ पे डाला गया, डालने के बाद में ये क्या, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे आयरन और हमारा आर्सेनिक, और लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स भी, ठीक है। और हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।